खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अपने घर की पहली बहू को देखने जो जा रही थी। कावेरी अपने बड़े बेटे आकाश का रिश्ता लेकर जौनपुर गांव में उसकी सहेली के घर जा रही थी, जहां सहेली की बेटी दिव्या का रिश्ता आया था आकाश के लिए। अरे जल्दी चलो, कहीं देरी ना हो जाए। अरे माँ, जौनपुर इतनी दूर नहीं है, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अरे फिर भी हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा, ये सोच सोच कर कि हमारे आकाश का रिश्ता होने जा रहा है। अरे माँ, आकाश भैया से भी तो पूछो उनके दिल का हाल। अरे ऐसा कुछ भी मत कहो, हम कोई उतावले नहीं हुए जा रहे। ये तो मम्मी ने कहा तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। हाँ 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 हाँ, जरा देखो तो भैया को कैसे इतरा रहे हैं। अरे अब बस भी करो आकाश को छेड़ना। हम कह रहे हैं ना कि हमारी सहेली की बेटी दिव्या बहुत ही सुंदर है, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी, सच। और नहीं आई तो? अरे तो हम मना कर देंगे और क्या। अरे चलो अब बहस मत करो, जल्दी निकलो। आकाश और उसका परिवार जौनपुर पहुंचते हैं जानकी के घर, जहां दोनों सहेलियां अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही थी। अरे कावेरी और मैं तो बचपन की सहेलियां हैं, बड़े मजे करते थे हम साथ में। हाँ, इसीलिए तो जब जानकी ने हमसे कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा है, तो हमने तुरंत ही अपने बेटे आकाश के लिए कह दिया। जी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी। हमारा खानदान भी बहुत बढ़िया है और दिव्या तो सबकी लाडली है। अच्छा, लेकिन दिव्या है कहाँ? ये लो, आ गई दिव्या चाय लेकर। हमने कहा था ना बहुत ही सुंदर है, देखो। अरे मुंह तो बंद करो। आकाश बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें दिव्या कितनी पसंद आई है। मम्मी, भैया तो गए काम से बस। ओए चुप कर तू। वो तो मैं बस यूं ही, तू कहे तो मना कर देते हैं हम। अरे नहीं नहीं, मना क्यों करना है। जानकी, हम तो कह देते हैं दिव्या तो हमें बहुत ही पसंद है, सच में। अब तुम्हें हमारा बेटा आकाश पसंद है या नहीं, वो तुम्हारा फैसला है। दिव्या की मुस्कान से तो लग रहा है कि उसे भी आकाश बहुत ही पसंद आ गया है। अगर ऐसा है तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। अरे जी बिल्कुल, नेक काम में देरी कैसी भाई साहब। है, तो अभी ही अपनी बहू को शगुन दे देते हम। ये लीजिए, आज से दिव्या हमारे घर की बहू हुई जानकी। बधाई हो। अरे तुम्हें भी बधाई हो समधन जी। आकाश को दिव्या पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, और दिव्या का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इसलिए दोनों की शादी का मुहूर्त भी जल्दी ही तय कर दिया गया, और शादी भी जल्दी हो गई। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी छोटी सी दिव्या की शादी हो रही है। होता है जानकी, लेकिन तुम काहे चिंता कर रही हो, हम है ना। हम दिव्या को बेटी की तरह रखेंगे। कावेरी बहन जी, ये है हमारे रिश्तेदार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आइए आइए, दुल्हा दुल्हन से मिल लीजिए। दिव्या और आकाश की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई, और दोनों जौनपुर से गुड़गांव आ गए। कावेरी की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी सालों की तमन्ना पूरी हो गई थी। अरे हम तो क्या ही बताए, हम कितने खुश हैं। अभी तो 8 ही दिन हुए हैं दिव्या को घर में आए, लेकिन हम तो 7वें आसमान में उड़ रहे हैं जैसे। अरे बस बस, मम्मी, किसी को देखा है कि बहू के आने से कोई सास इतना खुश होती हो। अरे क्यों ना हो, सबको इतनी अच्छी बहू थोड़ी ना मिलती है। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ हाँ लाओ बेटा। कावेरी ने अभी बहू के आने की खुशी मनाई ही थी कि दिव्या को एक फोन आता है उसके मायके से, कि उसकी दूर की ताया जी और ताई जी को उसकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए वो आ रहे उनसे गुड़गांव में मिलने के लिए। अरे कोई बात नहीं, दिव्या बेटा तुमसे मिलने ही आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। राहुल, जाओ बाहर से नाश्ता और जूस लेकर आओ, हम दोनों रसोई का काम देख लेते हैं। ठीक है मम्मी। आकाश, तुम्हारे ससुराल से लोग आ रहे हैं, आज आधे दिन की छुट्टी ले लेना बेटा। ठीक है मम्मी। दिव्या बेटा, उनके खाने पीने में किसी भी बात की कोई कमी मत रखना। पहली बार आ रहा है तुम्हारे मायके से कोई। जी मम्मी जी। दिव्या के ससुराल वालों ने उसके ताया और ताई जी के लिए बहुत अच्छे से तैयारियां कर रखी थी। उनके खाने पीने की, उनके लिए तोहफे लाने से लेकर उनके शगुन तक की। लेकिन उन्हें कहाँ पता था
कि वो लोग दिव्या से मिलने नहीं बल्कि यहाँ रुकने आ रहे हैं। अरे बहन जी, आपको क्या बताए, दिव्या हमारी कितनी लाडली है। हमें तो ये हमारी खुद की बिटिया से भी ज्यादा प्यारी है। बचपन में तो ये हमारे ही घर रहती थी हमेशा। ताया जी ताई जी तो हमारे घर से काफी दूर रहते थे। मैं कब गई हूँ उनके घर। हमने सोचा दिव्या की शादी हो गई है, अब उसके बिना जी नहीं लग रहा था हमारा भी, तो सोचा उससे मिल भी लेंगे और गुड़गांव घूम भी लेंगे। नहीं तो क्या। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा सामान जरा कमरे में रखवा दो बिटिया। हाँ राहुल, ये इनका सामान अपने कमरे में रखवा दे। हाँ ठीक है। दिव्या के ताया जी और ताई जी वहां 8 दिन से रुके हुए थे, जिनकी खातिरदारी में पूरा परिवार लगा हुआ था। अरे बहन जी, आपने बहुत कर दिया। हमारी इच्छा तो बहुत है आपके साथ यहाँ रुकने की, लेकिन बिटिया का ससुराल है, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए दिल पे पत्थर रखकर कल की टिकट निकलवाई है। दिल पे पत्थर रखकर? हे भगवान, 8 दिन हो गए नहीं यहाँ आए हुए। देखो तो जरा दिव्या बिटिया का मुंह कैसे उतर गया है हमारे जाने की बात सुनकर। अरे बिटिया, काहे चिंता करती हो, हम फिर आ जाएंगे। क्यों? मतलब कि कब कब आएंगे ताया जी? बहुत ज्यादा प्रेम करती है हमसे। अरे बिटिया चिंता ना कर, हम जल्दी ही आ जाएंगे और फिर 1 महीना रुकेंगे आपके पास। 1 महीना? अरे बेटा, 1 महीना भी कम लग रहा है क्या तुमको? अरे दामाद जी, आप बस ना गुड़गांव की मशहूर बर्फी, लड्डू और पड़े ले आइएगा। वो क्या है ना, हमें गांव में देने हैं। जी जी, हम लेते हुए आएंगे ताया जी। 5 किलो तो बहुत ही हो गया बस दामाद जी। 5 किलो? अरे आपको कम लगे तो 1-2 किलो अपनी तरफ से ले आएंगे, तो हम खुशी खुशी ले लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। जी जी। दिव्या के ताया जी और ताई जी के जाने के बाद जैसे सबने राहत की सांस ली थी। राहुल को अपना कमरा वापस मिल गया। दिव्या और कावेरी आज बड़े दिनों के बाद बिना काम के बैठी थी। लगता है तुम अपने ताया जी और ताई जी के बहुत करीब थी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हम कहाँ उनके इतने करीब थे। हमें तो ठीक से याद भी नहीं कि हम कब उनके घर खेलने जाया करते थे। उनकी बातों से तो लग रहा था जैसे तुम उनके बहुत करीब हो। अरे मम्मी जी, हमारे पापा के दूर दूर के 10 भाई हैं, जो गांव के आसपास के गांव में ही रहते हैं। लेकिन हमें तो याद नहीं हम कभी उनके घर गए हो या मिले हो। तुम्हारे पापा के दूर के 10 भाई हैं? हाँ, आप कजिन ब्रदर कह सकते हैं। इसका मतलब भाभी के 10 मायके वाले हैं। क्या बात है भाभी। हाँ, हमारी दिव्या तो 10 मायके की बहू है। हाँ, बस बाकी मायके वाले इसके ताया जी और ताई जी जैसे ना हो। दिव्या के ताया जी और ताई जी को गए हुए अब बस 1 महीना नहीं हुआ था कि एक रोज दिव्या को उसके चाचा जी और चाची जी का फोन आता है कि वो दिव्या के पास कुछ दिन रहने के लिए आ रहे हैं। क्या? कितने दिन के लिए आ रहे हैं? कह रहे थे 10 दिन तो रुकेंगे ही। इसका मतलब है कि फिर से मेरा कमरा गया। अब मुझे फिर से हॉल में सोना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, बहू के मायके वाले हैं। आने वाले अतिथि का स्वागत करना हमारा फर्ज है। तुम्हारे चाचा जी और चाची जी तुम्हारे बहुत करीब थे क्या? अरे हमें तो याद भी नहीं कि वो दिखते कैसे हैं। आपको ये तक याद नहीं कि वो दिखते कैसे हैं? और वो आपकी याद में आपसे मिलने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं? वाह दिव्या, गजब है तुम्हारे मायके वाले सच में। अरे ठीक है ना, अब जो है सो है। चलो घर की सफाई कर लेते हैं, शाम को मेहमान आ जाएंगे। हाँ, हमारा कमरा भी साफ कर देना, वहीं तो रुकेंगे वो लोग। दिव्या के ससुराल वाले फिर से काम पे लग गए। घर की सफाई, मेहमानों के लिए कमरा तैयार करके रखना, उनके खाने पीने की सुविधा रखना। उन्होंने शाम तक सब कुछ तैयार कर लिया। इतने में दिव्या के चाचा चाची भी आ पहुंचे। अरे ये देखो, हमारी आंखों का तारा, हमारी बिटिया रानी दिव्या। तुम्हें पता है, तुम्हारी चाची जी के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे तुम्हें विदा करते वक्त। जहाँ तक हमें याद है चाची जी तो खाने में मशगूल थी। वो तो जब हम विदा हो रहे थे तब सामने भी नहीं आई थी, राबड़ी के पीछे लगी हुई थी। बड़ी ही मुश्किल से तुम्हें विदा कर पाए थे हम।
इसीलिए तो इनसे कहे कि हमें बस मिलना है हमारी बिटिया से, हम और नहीं रह सकते। हम भी इन्हें और दुखी नहीं कर सकते थे, इसीलिए कहा कि चलो ले चलते हैं दिव्या बिटिया के घर। इसी बहाने गुड़गांव भी घुमाएंगे। वैसे यहाँ घूमने लायक बहुत कुछ है ना। अरे हम तो पहले ही टीवी पे सब कुछ देख लिए थे। ये देखो हम लिस्ट भी बना लिए हैं। इन्हें हमारी याद आ रही थी या गुड़गांव की? इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है। इतना तो हम अपने ससुराल में नहीं घूमे जितना ये यहाँ घूमने आए हैं। अब एक काम करो बिटिया, हमारा सामान रख दो कमरे में, हम दोनों नहा लेते हैं और बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद घूमने निकल जाएंगे, ठीक है? नाश्ते में क्या लेंगे चाचा जी? अरे हम दोनों बुजुर्ग क्या ज्यादा खाएंगे। बेटा तुम एक काम करो, छोले भटूरे बना लो, एक दो कचौरी तल देना और दो चार आलू के पराठे और लस्सी का गिलास, बस बस, और खाया नहीं जाएगा। बस। बस बिटिया, हम दोनों की उम्र हो गई, अब ज्यादा खा नहीं सकते, क्या करें? हाँ, ये ज्यादा कहाँ है। कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होते हैं, इसलिए उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वही मेहमान जब सर का दर्द बन जाए तो फिर उनमें भगवान नहीं कुछ और ही नजर आने लगता है। अरे बेटिया, 10-12 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। हमसे पूछिए कैसे बीते हैं। बिटिया तुम उदास काहे हो रही हो? तुम कहो तो हम कुछ दिन और रुक जाएं। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। क्या? अब मेरा मतलब आप हमारे साथ रुके तो हम आपको जाने नहीं दे पाएंगे ना चाची जी। आपको बहुत ही मिस करेंगे, इसलिए आप लोग जाइए, अब ना बस चले जाइए। बहुत ही ज्यादा प्यार करती है हमसे। हाँ, ये अपने हर मायके वाले से बहुत प्यार करती है। सच में इतना प्यार तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अब बर्दाश्त से बाहर है इतना सारा प्यार। चलिए चाचा जी, आपकी ट्रेन का वक्त हो रहा है, आपको फेंक आते हैं। अब मेरा मतलब है आपको छोड़ आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी ले जाओ और ध्यान रखना बेटा वापस ना आए। मम्मी जी का मतलब है ट्रेन में आराम से चढ़ पाए। चलो बिटिया, हम चलते हैं। जी जी, जल्दी जाइए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, फिर यहीं रुकना पड़ेगा। दिव्या के चाचा चाची जी के जाने के बाद तो जैसे सब लोग बिस्तर पर ही गिर पड़े। दिव्या को एहसास हो रहा था कि उसके मायके वालों की वजह से उसके ससुराल वाले कितने परेशान हो रहे हैं। इसलिए उसने अपनी मम्मी को फोन लगाकर सारी बात कह डाली। अरे हम तो पहले ही गए थे, तुम्हारे पापा के रिश्तेदार सारे ऐसे ही है, सबको बस ना खाने का मौका चाहिए। अरे मम्मी क्या बताए आपको, इतने दिन आकर रुक रहे हैं, इनको घुमाना, इनका नाश्ता पानी मिठाइयाँ। अरे हम तो परेशान हो गए बहुत। अरे ये तो तेरे ससुराल वाले अच्छे हैं कि तुझे कुछ कह नहीं रहे बिटिया। वो कितने परेशान हो रहे हैं आपको पता है। उनका ऑफिस, राहुल भैया का कमरा सब छीन जाता है। मम्मी जी को कितना काम करना पड़ता है। ये लोग ना ऐसे नहीं सुधरने वाले दिव्या, अब तुझे इनकी पूरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। खातिरदारी और खातिरदारी। हाँ मेरी बात सुन ध्यान से। जानकी दिव्या को जो सलाह देती है, पहले तो दिव्या ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसके दूर के मोहन चाचा जी का फोन आया तब उसने अपनी माँ का बताया पैंतरा अपनाया। अरे क्या बताया बिटिया, तुम्हारे ताया जी ने बताया कि वो आए थे तुमसे मिलने। मैं और तुम्हारी चाची भी सोच रहे थे कि तुमसे मिल ले। अरे मोहन चाचा जी, आपको क्या बताऊं, मुझे ना आपकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं और मेरा पूरा ससुराल आपके पास ही आ रहे हैं। क्या? मुझे पता है आप बहुत खुश है ना, इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम ही आपके पास आ जाऊंगी। कहाँ जाने की बात हो रही है बेटा? चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, हम जा रहे हैं घूमने। दिव्या अपने पूरे परिवार को लेकर मोहन चाचा जी के घर पहुंच गई और वहां पर आराम से 7 दिन रहने के बाद उसके चाचा जी और चाची जी बड़े परेशान से हो गए थे उनकी सेवा करते करते। अब इन्हें समझ में आ गया होगा कि मेरे ससुराल वाले कितने परेशान हो जाते हैं। भाई साहब, आपने तो हमारी बड़ी सेवा की। चाचा जी, अब आपका मन भर गया है ना मेरी याद से। अगर अभी दुखी है तो मैं और रुक जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ससुराल ही अपना घर होता है, हमारा क्या है, हम तो याद करते ही रहते हैं। हाँ बिटिया, अब तुम अपने ससुराल में खुश रहो। हाँ हाँ।
पर जब भी आपको मेरी याद आए कह दीजिएगा, हम सब आपके पास आ जाएंगे। दिव्या ने अपने मायके वालों को समझा दिया कि किसी के घर जाकर वहां सेवा करवाना कितना आसान है और सेवा करना कितना मुश्किल। इस बात को अभी 1 महीना हुआ ही था कि दिव्या की कोई बुआ जी का फोन आता है कि उसे भी दिव्या की बड़ी याद आ रही है, इसलिए वे उनके पास आ रहे हैं। लेकिन अब तो दिव्या समझ चुकी थी। अरे बहू, ये सामान क्यों पैक कर रही है? मम्मी जी चलिए, हमें घूमने जाना है। इसका भी अलग सुख है जब आपकी बहू 10 मायके वाली होती है तो। दिशा दुल्हन बनकर दरवाजे पर अपने पति के साथ खड़ी होती है और उसकी सास गीता उसकी आरती उतार रही होती है। परंतु ये क्या, दिशा थोड़ी परेशान लग रही है। अपनी बहू को परेशान देखकर गीता दिशा से कहती है, अरे क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों है तू? अरे अपने ससुराल में ही आई है, कहीं और नहीं। जी जी माँ जी। अरे क्या जी जी माँ जी कर रही है? अब अपना दाया पैर आगे करके कलश को गिरा और घर में प्रवेश कर। गीता दिशा को घर में प्रवेश करने के लिए कहती है, परंतु ये क्या, गीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास क्या कह रही है। एक बार फिर गीता दिशा से कहती है, अरे बहू, तू घबरा क्यों रही है? ये भी तेरा घर है। चल अब अपना दाया पैर आगे कर और कलश को गिराकर अंदर आ जा। क्या बोला माँ जी ने, खाजा? पर क्या खा जाओ, या तो कुछ है ही नहीं खाने को। तभी दिशा की नजर आरती की थाल में रखी मिठाई पर पड़ती है और वो खुद से कहती है, लगता है आरती की थाल में जो मिठाई रखी है माँ जी उसे खाने की बात कर रही है। ये सोचकर दिशा पूजा की थाली में रखी मिठाई उठाकर खा लेती है। गीता हैरान। उसके बाद वो चिल्लाते हुए दिशा से कहती है, अरे बहू, थोड़ा सब्र रख। घर में आने के बाद तू चाहे जितनी मिठाई खा जाना, पर अभी पहले अपना दाया पैर आगे करके इस कलश को गिरा और घर के अंदर आ। गीता जब ये बात चिल्लाकर बोलती है तो दिशा को सुनाई दे जाता है। दरअसल दिशा को ऊंचा सुनने की आदत है। उसके सामने कोई भी आराम से बात करता तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, या तो फिर उसे उल्टा सुनाई देता, और उसे जो सुनाई देता है वो वही करती है। अब दिशा गृह प्रवेश करती है। अगले ही दिन दिशा की पहली रसोई होती है, इसलिए गीता दिशा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो आज तुझे ही खाना बनाना होगा। क्या कहा माँ जी आपने? गाना? हाँ, गाना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, गाना सुनाओ क्या? इतना बोलकर दिशा अपना गाना अपनी सास को सुनाने लगती है। सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, बहू को ना तूने बहू समझा नौकरानी। सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी। अपनी बहू का ये बेसुरा गाना सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आता है दिशा पर। वो फिर से गुस्से में कहती है, हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है मुझे? अरे बहू, मैंने तुझे गाना नहीं खाना बनाने को बोला है, खाना। एक बार फिर जब गीता ऊंचा बोलती है तो दिशा को सुनाई देता है और वो अपनी ऊंची सुनाई देने वाली आदत को छुपाने के लिए गीता से कहती है, माँ जी वो तो मुझे पता है, आपने मुझे गाना नहीं खाना बनाने को कहा है, पर वो क्या है ना, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपना एक गाना ही सुना दूं। हाँ हाँ ठीक है, अब जाकर रसोई में खाना बना। इस तरह गीता वहां से चली जाती है। गीता के जाने बाद दिशा खुद से कहती है, हे भगवान, आज तो मैं बच गई, पर इस तरह मैं कब तक बचती रहूंगी? एक ना एक दिन माँ जी को पता चली जाएगा कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है। इतना बोलकर दिशा रसोई घर में जाकर काम करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर गीता अपने कमरे में बैठी दिशा को आवाज लगाती है, अरे बहू, खाना बनाया नहीं? इस तरह गीता बार बार दिशा को आवाज देती है, पर दिशा तो सुनती ही नहीं। गीता कमरे से बड़बड़ाती हुई बाहर निकलती है। पता नहीं भगवान, ये कैसी बहू मेरे पल्ले बांध दी है। कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ पर महारानी तो सुनी नहीं रही। जरा देख करता हूँ क्या कर रही है। इस तरह से गीता रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि दिशा बड़ी ही आराम से किचन में काम कर रही है। ये देखकर गीता खुद से कहती है, बेकार में ही मैं बहू पर गुस्सा हो रही थी। इतना बोलकर वो निशा के पास जाती है और खाने की खुशबू को सूंघते हुए दिशा से कहती है,
खाने की खुशबू से लग रहा है बहू, तूने आज बहुत लाजवाब खाना बनाया है। इस बार गीता दिशा के बिल्कुल बगल में होती है, लेकिन फिर भी दिशा गीता की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर गीता को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती है। अरे बहू, कहाँ खोई हुई है? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ और तू कोई जवाब ही नहीं दे रही। गीता बार बार दिशा से कुछ बोल रही होती है, परंतु दिशा को कुछ सुनाई नहीं देता। उसे खाली दिखाई दे रहा होता है तो उसकी सास के हिलते हुए होठ। ये देखकर वो मन ही मन कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आता लोग इतना धीरे से क्यों बात करते हैं। अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी क्या बोल रही हैं। अब मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूं? अरे क्या हुआ बहू, कौन से ख्यालों में है? कुछ बोलेगी भी या नहीं? रो रो कौन रहा है माँ जी? लगता है आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल ना मैं प्याज काट रही थी, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए होंगे। दिशा की बात सुनकर अब गीता समझ जाती है कि उसकी बहू थोड़ा ऊंचा सुनती है, जिसके बाद गीता अपनी बहू से कहती है। बहू, मैंने तुझसे पूछा तू किस ख्यालों में डूबी है? क्या कहा माँ जी आपने? कोई डूब रहा है? कौन डूब रहा है माँ जी? दिशा की ये बात सुनकर गीता और तेज बोलती है। अरे नालायक, मैं तुझसे बोल रही हूँ कि तू किस ख्यालों में खोई है। तुझे ऊंचा सुनने की आदत है क्या? मैं किसी सोच में डूबी हूँ। भगवान का शुक्र है कि तुझे सुनाई तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि आज चिल्ला चिल्ला कर मैं ही गूंगी हो जाऊंगी। इस तरह से गीता अब दिशा को जोर जोर से बोलकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसके बाद दिशा उदास होकर सारी सच्चाई अपनी सास को बताती है। माँ जी मुझे माफ करना, पर मेरे घर वालों ने और मैंने आप लोगों से एक सच्चाई छुपा कर रखी है। वो ये कि मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ। अरे इसे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बोलता है। जोर जोर से बोलकर मेरी तो सांस ही अटक गई है। अब जल्दी से एक गिलास पानी पिला। नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं पीती। मैंने तो बस आपसे एक ही सच छुपाया था और वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सुनकर गीता अपने सर पर हाथ रखकर किचन से चली जाती है और कहती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूं?